हेलो स्टूडेंट, जैसा हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, हमने काफ़ी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। और एक बार मैं आपको प्रीव्यू बता देता हूँ कि हमने क्या क्या हमें पढ़ना था और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो हमने बात की थी सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हमने किसके बारे में बात की थी? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने कहा था कि उसके दो पार्ट होते हैं स्पेशली, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर को पार्ट को हमने बोला था एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को हमने बोला था न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है एंटीरियर और दूसरा हमारे पास क्या है पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एंटीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे थे, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? FLATPG, फ्लैट PG। F फॉर FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और L फॉर LH ACTH और T फॉर THS, P फॉर प्रोलैक्टिन और G फॉर ग्रोथ हार्मोन। ये चीज़ हमने बेसिकली बात कर दी थी। और पोस्टीरियर से हमने कहा था इसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास PAO, पाव। इसके लिए हमने कुछ हार्मोन बताए थे। एक तो बताया था हमने ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा हमने बताया था ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इन हार्मोन के बारे में हमें स्टडी करनी थी। यूजुअली हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, प्रोलैक्टिन के बारे में भी कर चुके हैं, THS के बारे में भी कर चुके हैं और ACTH के बारे में भी कर चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा हुआ है FHS बचा हुआ है, LH बचा हुआ है, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये चार हार्मोन है जो हमारे पास बचे हुए जिसकी हमें स्टडी करनी है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की बात करेंगे, उसके बाद हम लेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो हम बात करते हैं LH और FHS की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसका क्या क्या रोल होता है वो सारी चीज अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होता है? तो वो होता है टेस्टिस। और दूसरी हम बात करें फीमेल की, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है ओवेरी। कौन सा होता है? ओवेरी या अंडाशय। ये चीज हमने पता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के अंदर, ये दोनों क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट आपको इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, जब मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा मेल और फीमेल के अंदर तब इन चीज़ों को वापस डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइप से सारे ऑर्गन बनते हैं वगैरह। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है? लीडिंग सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लीडिंग सेल्स पाई जाती है। और लीडिंग सेल्स क्या करती है? एंड्रोजन का प्रोडक्शन करती है। एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। एंड्रोजन क्या करता है? एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखोगे कि मेल की बात करें अगर, तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स SSC। ठीक है, तो हमने क्या था कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दाढ़ी मूंछे आना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं वो किसकी वजह से होती है? वो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। इसका मतलब हम कहेंगे कि टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो ओनली फॉर मेल के अंदर टेस्टिस की लीडिंग सेल है वो प्रोडक्शन करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजन है, इसको कौन प्रोडक्शन करता है? तो इसका प्रोडक्शन करता है लीडिंग सेल्स करती हैं। ठीक है, और दूसरी हम बात करें तो ओवेरी, तो ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? तो ओवेरी से आपको याद रखना दो हार्मोन बनते हैं, एक तो बनता है एस्ट्रोजन और एक बनता है प्रोजेस्टेरोन। तो हमने क्या कहा, एक तो हमारे पास क्या बनेगा? एस्ट्रोजन बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? प्रोजेस्टेरोन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दो हार्मोन है वो ओवेरी से प्रोडक्शन होता है। तो दोनों हार्मोन के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन किसके लिए काम करता है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक उसकी आवाज़ का पतला होना, ठीक है, और उसके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होना, तो ये सारी की सारी फीचर्स है फीमेल के अंदर वो एस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलते हैं। और प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? ये प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हार्मोन है। अगर प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होती है, प्रेगनेंसी
इस्टेब्लिश होती है, तो उसको इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन के टाइम की जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी को स्टेबल कैसे करता है। क्या प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है फीमेल के अंदर, क्या वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, क्या वो प्रेगनेंसी को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रोजेस्टेरॉन कुछ हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से कुछ फीमेल्स होती है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, दैट इज अ मोस्ट रीजन इज अ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी स्टेबल, मतलब हम कहेंगे कि जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब यूट्रस में आता है, गर्भाशय में आता है, तो उसको वहाँ पे फिक्स करने का काम जो फिक्स रहता है वो रहता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। मान लीजिए कि उस फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, तो वो जाइगोट जो यूट्रस के अंदर आएगा वहाँ पे चिपक ही नहीं पाएगा और वो क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, मतलब उसकी स्टेबल होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी स्टेबलिश हार्मोन, मतलब प्रेगनेंसी को स्टेबल करने का काम किसका होगा? प्रोजेस्टेरॉन का होता है। ये चीज़ हमने एक बेसिक आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे स्पेशली ओवेरी के बारे में। टेस्टिस के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ूंगा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ओवेरी के बारे में यहाँ पे आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको LH और FHS को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखोगे कि ओवेरी का डायग्राम किस प्रकार से होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एक तो क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देगा, क्या देगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको रिलीजिंग करने के लिए ऑर्डर देगा। ठीक है, तो फॉलिकल FHS रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करने के लिए बोलेगा और क्या रिलीज होगा? FHS रिलीज होगा। अब FHS कहाँ जाएगा? हो जाएगा ओवेरी पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ओवेरी पे जाएगा। जब FHS की जरूरत कम होती है तो वापस इसके पास क्या जाएगा? नेगेटिव फीडबैक। ये हमारा था पॉजिटिव फीडबैक, और जैसे इसके पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो ये क्या करेगा? FHS इनहिबिटरी हार्मोन, और क्या हो जाएगा? इनहिबिशन ऑफ FHS। FHS इसका क्या हो जाएगा? इनहिबिशन हो जाएगा। तो ये कहानी किसके बारे में देखने को मिलती है? FHS के बारे में। कुछ ऐसी ही कहानी किसी बारे में मिलती है? LH के बारे में। ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पास क्या आएगा? LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसके पास आएगा, और इससे क्या रिलीज करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो किसके पास जाएगा? वो भी जाएगा ओवेरी के पास। ये इसका पॉजिटिव फीडबैक था, इसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो वापस क्या होगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, और क्या हो जाएगा? इनहिबिशन ऑफ LH। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का क्या हो जाएगा? इनहिबिशन। तो ये सारी मैकेनिज्म जो देखने को मिलती है हार्मोन के बारे में, LH और FHS के बारे में। अब हम बात करते हैं कि LH और FHS एक्चुअल में काम कहाँ करते हैं। ओवेरी के बारे में देखेंगे तो ओवेरी की अगर बात करें तो ओवेरी का जो वेट होता है वो होता है 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम। दैट मीन्स हम कहेंगे ओवेरी जो 3 से 4 ग्राम में होती है, क्या उस पर इतने सारे हार्मोन काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे काम करेंगे देखते हैं। मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। ये हमारे पास ओवेरी है। आपने वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सुना होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो ये 28 डे का होता है, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर 28 डे का जो चलता है, अब क्या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस में चलता है? क्या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवेरी में चलता है? नहीं। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 टाइप से मेंटेन होता है। यूट्रस के अंदर यूटेराइन साइकिल चलेगा और ओवेरी के अंदर ओवेरियन साइकिल चलेगा। जब दोनों साथ में चलेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। अब क्या जरूरत पड़ी दोनों को साथ में रहने की, वो भी आगे देखेंगे। पहले आप समझे कि ओवेरी के अंदर किस प्रकार से ओवेरियन साइकिल चलता है, जहाँ पे कौन कौन से हार्मोन काम करेंगे और किस प्रकार से ये सारे काम करेंगे, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर भी यूटेराइन साइकिल को कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे ही अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी के अंदर एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी अगर लेडी प्रेग्नेंट है
तो उसके यूट्रस के अंदर गर्ल है, कोई भी लड़की है, तो उस लड़की के अंदर एट बर्थ से पहले 6 to 8 अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन इमेच्योर ओवम बन जाते हैं। चीज़ को ध्यान से सुनो, मैंने कहा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर यदि यूट्रस के अंदर कौन है, गर्ल है, तो उस गर्ल की ओवरी के अंदर 20 मिलियन ऑलरेडी उसके अंदर ओवम प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही उसका क्या होगा, बर्थ होगा, क्या होगा, बर्थ होते ही ये जो काउंट है वो कम होकर के कहाँ पे आ जाएगी, 1 मिलियन पे आ जाती है। कितने पे आ जाती है, 1 मिलियन पे आ जाती है। ठीक है, अब बर्थ से लगा करके वो कहाँ पे आती है, प्यूबेरिटी पर। प्यूबेरिटी क्या होती है मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। ऐसे जैसे वो प्यूबेरिटी पे आएगी तब ये जो ओवम की है काउंटिंग वो कितनी हो जाएगी, 200 लाख, हम कहेंगे सॉरी 2 लाख के आसपास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ओनली फॉर 2 लाख हो जाएगी। दैट मीन्स अब प्यूबेरिटी होती क्या है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। एक लड़की के बर्थ से लगाकर जब तक वो 13 साल की उम्र को क्रॉस करती है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर प्यूबेरिटी की एज जो होती है वो मानी जाती है 13 से 16 साल के बीच में। मतलब हम कहेंगे 30 to 60 एज इज इंक्लूड इज एज द प्यूबेरिटी इन द फीमेल। ठीक है, तो फीमेल के अंदर प्यूबेरिटी एज को क्या माना जाता है, 13 to 16 के बीच में माना जाता है। ठीक है, और ये प्यूबेरिटी की एज के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ फिजिकल एंड केमिकली एक्सचेंज देखने को मिलता है। लाइक उसके बॉडी के अंदर एक्सचेंज मिलेगा, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑनसेट, एंड उसकी साउंड है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्यूबेरिटी का ऑनसेट होता है। उस प्यूबेरिटी के अंदर जो है फीमेल जो है वो क्या हो जाती है, इज मैच्योर फॉर द कंसीव प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब 16 या 18 से वो चले जाती है, 20 के आसपास होती है फीमेल, तब उसके पास एबिलिटी होती है कि वो फीटस को या बच्चे को कंसीव कर सके, प्रेगनेंसी को स्टेबल कर सके, उसको होल्ड करके कंटिन्यू रख सके। तो इसीलिए उसके अंदर प्यूबर्टी ऑनसेट हो जाती है। लेकिन इस प्यूबर्टी के टाइम में उसके पास टोटल कितने ओवम होते हैं, 2 लाख ओवम होते हैं। तो क्या अगर हम बात करें कि एक ओवम से एक बेबी बनता है, तो क्या एक फीमेल 2 लाख बेबी को बना सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अब सारे फॉलिकल्स है वो इमेच्योर है। अब इमेच्योर से मैच्योर कैसे बनते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे उस हार्मोन का रोल रहेगा LH और FHS का, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से LH और FHS प्यूबर्टी के अंदर जो 2 लाख इमेच्योर फॉलिकल्स आए थे उसमें से कुछ फॉलिकल्स को ही मैच्योर बना पाती है, जिसकी वजह से एक फीमेल है वो कुछ बच्चों को ही कंसीव कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ क्या होता है कि अपने इंडिया में 2 बच्चे ही सफिशिएंट माने जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक फीमेल है वो नॉर्मली 2 चाइल्ड ही कंसीव करती है। यूजुअली अगर हम देखें तो एक फीमेल है वो मैक्सिमम कितने कंसीव कर सकती है, 10, 12, 15, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ फिजिकली एंड मेंटली इस प्रॉपरली विल बी परफेक्ट टू बी कंसीव प्रेगनेंसी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रहती है। इन चीज़ों से मेंटेन करने के लिए 2 लाख फॉलिकल्स में से ओनली फॉर कुछ फॉलिकल्स ही आगे जा करके कन्वर्ट होते हैं और वहाँ पे रोल होता है FHS का। तो देखो क्या होता है शुरुआत में, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये सारे बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे फॉलिकल्स से 2 लाख फॉलिकल्स से ये सारे के सारे फॉलिकल्स है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चलना है, इसके अंदर चलेगा ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन ये भी कितने दिन का होता है, ये होता है 28 डेज का। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर 2 साइकिल चलती है, एक को चलती है ओवेरियन साइकिल और एक चलती है यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यूटेराइन साइकिल, उसकी कौन कौन सी फेज होती है। पहले देख लेते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल की बात करें तो ओवेरियन साइकिल के अंदर स्पेशली 2 फेज पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है ओवेरियन साइकिल, इसके अंदर 2 फेज पाई जाती है। ठीक है, फेजेज मीन्स अवस्थाएं। पहली अवस्था वो होती है वो होगी फॉलिकुलर
फेज, और दूसरी होती है वो होती है ल्यूटियल। फॉलिकुलर फेज जो होती है वो होती है 1 से लगाकर 14 दिन तक की होती है, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। और ल्यूटियल फेज होती है 15 से लगाकर 28 दिन की होती है, उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे ग्राफियन फॉलिकल्स। अब यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसको हम बोलेंगे 12 डेज। क्या बोलेंगे? 12 डेज, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ग्राफियन छोटे छोटे जो फॉलिकल्स है इसके ऊपर कौन काम करेगा? एफएचएस। नाम क्या है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी छोटे छोटे जो फॉलिकल्स है 2 लाख फॉलिकल्स हमने बताए थे, इसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट इसलिए करेगा कि इसमें से कुछ बड़ा फॉलिकल्स बन के आए। तो इसमें से क्या बनेगा? एक बड़ा फॉलिकल्स बनेगा। ये बन गया एक बड़ा फॉलिकल, इसको बोलेंगे ग्राफियन, इसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्राफियन फॉलिकल आगे जाएगा, ठीक है। 12, यहाँ पे ये 13वां दिन और ये 14वां दिन। 14वें दिन क्या होगा? ये ग्राफियन फॉलिकल्स, इसके अंदर ये जो है, ये वाला जो है ना, इसको हम बोलेंगे ओवम। ये क्या है आपका? ओवम। एक्चुअली ये क्या होता है? एक्चुअली ये होता है सेकेंडरी oocyte होती है। एक्चुअली क्या होती है? सेकेंडरी oocyte। अपनी भाषा में इसको ओवम भी बोला जाता है। अगर हम नीट की कंपैरिजन करें तो आपको यहाँ पे ओवम भी बोल सकते हैं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये रियल में ओवम होता नहीं है, ये क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। ओवम कब बनता है? ओवम बनता है जब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte मिल जाते हैं ना, तब जाके बनता है ओवम, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट करके रखना। आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा कि फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल प्रोडक्शन होता है। वो कब होता है? जब सेकेंडरी oocyte के साथ कौन मिल जाता है? स्पर्म मिल जाता है। जब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte दोनों मिलेंगे, मिलने से सबसे पहले क्या बनेगा? oocyte बनेगा। oocyte के बाद क्या बनेगा? ओवम बनेगा। तो ये चीज़ भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे शुरुआत में क्या हुआ? छोटे छोटे फॉलिकल्स थे, इसके ऊपर किसने काम किया? एफएचएस थे, और वो किससे? सेकेंडरी oocyte इसके अंदर है। और ये कहाँ पे पहुंची? 14वें दिन पे। 14वें दिन पे काम कौन करेगा? एलएच। तो आपको याद रखना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओनली फॉर कब काम करेगा? 14वें दिन पे काम करता है और कहीं नहीं करता है। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो 14वें दिन ये जो है, ये क्या हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल क्रैक हो जाएगा और इसमें से जो सेकेंडरी oocyte है बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम से। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और ईजी कर देता हूँ। ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई यहाँ पे, ये अपना ग्राफियन फॉलिकल्स कंप्लीट। अब ये जो 14वें दिन ये बाहर आया, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब यहां तक ही अपनी कंप्लीट हो गई फॉलिकुलर फेज। उसके बाद होती है ये जो पार्ट बचा है, इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम मतलब यहां से ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है। मैं एक डायग्राम से आपको बता देता हूं। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये येलो बॉडी होती है। कैसी होती है? येलो बॉडी, इसलिए उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। टाइम के साथ ये क्या हो जाती है? आगे जाकर के व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैसी हो जाती है? व्हाइट बॉडी। इसका नाम क्या हो जाता है? तब उसका नाम चेंज हो जाता है, वो होता है कॉर्पस एल्बिकेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस। तो हमने कहा कि शुरुआत में एफएचएस काम करेगा, एक ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा, फिर उस फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या काम होता है इसका? तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किसका प्रोडक्शन करता है? ये करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का आपको पूछ ले कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन बनाता है, अगर रियल में देखे तो रियल में कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। तो बात आती है कि ईस्ट्रोजन को कौन बनाता है। तो आप देखोगे ये वाले जो छोटे छोटे फॉलिकल्स है, इसको बोलेंगे इमेच्योर फॉलिकल्स। इमेच्योर फॉलिकल्स। और ये इमेच्योर फॉलिकल्स क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन का
प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने आपको बता दी कि हमने आपको ये भी बता दिया कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, एफएचएस कहाँ पे काम करता है, एलएच कहाँ पे काम करता है। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे जो बाहर निकला है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, इसको बोलेंगे ओवुलेशन। oogenesis नहीं, इसको वो बोलते हैं ओवुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। और आपको क्वेश्चन ये भी पूछा गया था नीट के अंदर कि ओवुलेशन प्रोसेस इज डन बाय, ओवुलेशन प्रोसेस किसके द्वारा डन होता है? तो आपका आंसर क्या था? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। एफएचएस वाला इमेच्योर फॉलिकल से वो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एंड प्रोजेस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो कॉर्पस ल्यूटियम का था, ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको चीज़ पढ़नी है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक व्यू बता देता हूँ। जब अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को वापस करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की चीज़ें जो है इसके अंदर रिलेट एक दूसरे से करती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मेल से क्या आएगा? स्पर्म बनेगा। फीमेल से क्या बनेगी? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो दो चीजें मैंने कही। एक मैंने क्या कहा? एक तो मैंने कहा कि मेल से क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। और दूसरी मैंने कहा कि फीमेल से जो बन रहा है वो फीमेल से बन रहा है, वो बन रहा है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब हम स्पर्म को और सेकेंडरी oocyte को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म है, स्पर्म और ये सेकेंडरी oocyte। जब इन दोनों को मिलेंगे तो पहली कोशिका बनेगी, ये बनेगी फर्स्ट सेल्स, दैट इज अ जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होगी? ये वैसी सेल होगी जिसके अंदर दो तो क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। क्या होंगे? दो न्यूक्लियस। एक तो होगा स्पर्म का न्यूक्लियस और एक होता सेकेंडरी oocyte। इन दोनों का न्यूक्लियस है किसमें आ गए? जाइगोट के अंदर आ गया। तो इस टाइप से क्या बन जाता है अपने पास? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट है वो किसमें कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा, दोनों न्यूक्लियस मिलके क्या बन गए? एक बन गए, जिसको बोलेंगे oocyte बोलेंगे। क्या बोलेंगे? oocyte बोलेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। oocyte वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जाइगोट के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब दोनों न्यूक्लियस स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? तो लड़के यहाँ पे राइट करके आते हैं, स्पर्म और ओवम है, इन दोनों का फ्यूजन हो गया, इसका मतलब जाइगोट नहीं हो रहा। यहाँ पे इसका मतलब फ्यूज किसका हुआ है? स्पर्म और ओवम का फ्यूज हो जाए तो जाइगोट, अगर इसके न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाए तो क्या हो जाएगा? oocyte। और oocyte के बाद क्या बनता है? दिस इज ओवम। ये क्या है? ओवम मतलब न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है सेल की साइज का, इसको बोलते हैं हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, अब ओवम से आगे क्या होगा? इसके अंदर सेल डिवीजन होगा। इसके अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन। और इस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो जेनाइटल सेल्स होती है स्पर्म और सेकेंडरी oocyte, ये क्या? जेनाइटल सेल। जेनाइटल सेल में जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को क्या बोलते हैं? तो उस डिवीजन को सेल डिवीजन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। तो क्लीवेज डिवीजन क्या है? तो अपन बात कर सकते हैं क्लीवेज डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर इन चीज़ों को अच्छे से मतलब क्लीवेज डिवीजन वो डिवीजन होता है जिसके अंदर जो जर्मिनल सेल्स होती है स्पर्म और सेकेंडरी oocyte, इन दोनों का क्या होता है? डिवीजन होता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्लीवेज डिवीजन के अंदर। फिर वो उसके अंदर डिवीजन होगा, आगे जाइगोट बनेगा, फिर मोरुला बनेगा और ब्लास्टुला, और फिर फीटस का और एम्ब्रियो का और फिर फीटस का निर्माण होता है। ये सारा प्रोसेस इसके अंदर फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखते हुए तो हम कहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को फीमेल, वैसे तो अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सारी चीज़ों को वापस रिपीट करेंगे, लेकिन बेसिक आप समझ लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको अभी भी समझना जरूरी है। आज मैंने अभी आपको LH और FHS के बारे में बता दिया। अब हमारे पास जो बचे हैं दो हार्मोन और बचे हुए, एक बचा हुआ ADH और दूसरा बचा हुआ ऑक्सीटोसिन। ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक मेरा एक ही सजेशन है, आप इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें। जो टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी अभी से कर लें
और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट दोगे तो आपको स्कोर पता चलेगा। एंड जो चीज़ें आपने पढ़ी है आई थिंक बहुत बेस्ट पढ़ी है और इसी में ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इतना तो हम कोशिश करेंगे और बाकी आपको किताबों से तो पढ़ना ही है। किताबें आपके कंपलसरी, अगर आप किताबें लेकर के पढ़ते हो, नहीं तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि बुक्स अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है ना, अगर अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। तो आप जितना जल्दी हो सके ऑर्डर करते टाइम पे, ताकि आपके पास बुक आ जाए। और लॉकडाउन की बात है वो लंबा चलेगा, सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। सो आप प्लीज़ चीज़ों को सीरियसली लें और अच्छे से पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।